हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। किसी भी देश की सुरक्षा के सामने दो बहुत बड़े चैलेंज होते हैं। एक बाहरी चैलेंज है जिसको आप लोग आतंकवाद के नाम से जानते हैं। दूसरे देश के द्वारा प्रायोजित एक ऐसी गतिविधि जो हमें परेशान करती हो, जिसके कारण देश के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां हों जो राष्ट्र विरोधी हों या हमारे लोगों को परेशान करने के लिए की जाती हैं। आप उनको आतंकवादी घटनाएं कहते हैं। जैसे हमने ढेर सारे अटैक और बहुत सारी खबरें सुनी है। ये आतंकवाद है, ये दूसरे देश के द्वारा प्रायोजित होता है किसी देश को परेशान करने के लिए, उसकी विकास में बाधा बनने के लिए। कुछ इंटरनल चैलेंजेस भी होते हैं। इंटरनल, जिसको आप लोग आंतरिक चुनौतियों के नाम से जानते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा शब्द आता है नक्सलिज्म। नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जो आंतरिक है, जो देश के अंदर रहकर देश के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा बनकर बैठे हुए हैं। तो नक्सलवाद क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सरकार इसको खत्म करने की बातें कर रही है पिछले कुछ वर्षों से, तो उनके वादों की अहमियत को समझेंगे। इसी के साथ में देखेंगे कि कारण क्या है, कोई व्यक्ति कैसे नक्सली बनता है, इसको समझेंगे और इसके समाधान क्या हो सकते हैं, सब कुछ देखेंगे। जनरल स्टडीज़ में, इंटरनल सिक्योरिटी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं नक्सलिज्म और उससे संबंधित मुद्दों पर, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसने भारत के विकास में एक बहुत बड़े बैरियर के तौर पर काम किया है। अगर हम पूर्वी राज्यों की बात करें, इन पूर्वी राज्यों में एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो यही है जिसके कारण हम ढेर सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। खबर क्या है, ज़रा हम आपको बता देते हैं। खबर अभी होम मिनिस्टर अमित शाह का एक बयान है कि हम जो माओसिस्ट हैं, इनसे किसी भी तरीके का सीज़फायर नहीं करेंगे, कोई भी शांति समझौता नहीं करेंगे। अब आपको गिव अप करना ही पड़ेगा, ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है। अगर आप नहीं करते हैं तो मार्च 2026 तक जो एक्सट्रीम हमारा नक्सलिज़्म है, इस एक्सट्रीम नक्सलिज़्म को ख़त्म करके ही मानेंगे। हिंसक जो नक्सलवाद है, इसको पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे। देखिए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, सरकार से माँग करना, अपने अधिकारों की लड़ाई करना, ये आपको अधिकार है। लेकिन ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि आप हथियारपूर्वक, बलपूर्वक आप किसी भी तरीके से सरकार पे दबाव बनाएँ या जनता को परेशान करें, लोगों को परेशान करें और बाहरी ताकतों के संपर्क में आकर देश के विकास में एक बाधा बने। नक्सलवाद की शुरुआत जो हुई, वो दूसरे किसी कारणों से हुई थी। मतलब बेसिक जो पर्पस है, जब कोई भी बदलाव या कोई बदलाव लाने की कोशिश करता है, तो उसके शुरुआती उद्देश्य कुछ और होते हैं। वो सही होते हैं, जेन्युइन होते हैं कि शांतिपूर्वक विद्रोह करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जब मांगें नहीं सुनी जा रही, ऐसा लगता है, तो फिर बाहरी संपर्क में आकर उसकी विचारधारा को बदल कर उसको देश के खिलाफ गतिविधियों में यूज होने लगता है। यही एक्चुअल कहानी हुई नक्सलिज्म के साथ भारत में। तो किसी भी तरीके का कोई सीज़फायर नहीं किया जाएगा मार्च 2026 तक। पूरे तरीके से नक्सलवाद को ख़त्म करने के दावे कर रहे हैं होम मिनिस्टर साहब। अब आप एक इमेज देखिए, ये कुछ इस तरीके से, ये रेड निशान माओवादी, माओसिस्ट वो लोग हैं जो सशस्त्र सत्ता को बदलने में विश्वास रखते हैं। सरकारों में विश्वास नहीं करते बिल्कुल भी, और बंदूकों के बल पर या हथियारों के बल पर व्यवस्थाओं को बदल कर एक नई व्यवस्था को बनाने में विश्वास रखने वाले लोग माओसिस्ट हैं। और माओसिस्ट विचारधारा से ही प्रभावित है नक्सलवाद। माओ से तुंग के बारे में आपने सुना होगा कि चाइना में बदलाव लेकर आया, और उसी से पूरी दुनिया में ये माओसिस्ट चल रहे हैं। ये एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट होते हैं। एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी है, जो बिल्कुल बिलीव नहीं करती है सत्ता और सरकार में। इनको लगता है कि हथियार, मतलब जो सरकार अभी बैठी हुई है, जो राइट विंग के लोग होते हैं, जो देश और राष्ट्र की बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इनके खिलाफ हथियार उठाओ और अपनी एक अलग व्यवस्था बनाओ जो इक्वलिटी पे बिलीव करने की कोशिश करते हैं। तो माओ से तुंग से प्रभावित है आइडियोलॉजी, और रक्तपात में इनका हमेशा विश्वास है, इसीलिए इनका रेड निशान और बंदूक के साथ इनको दिखाया गया है। भारत में 1967 के अराउंड इसकी शुरुआत होती है। नक्सलवाद क्यों कहते हैं जो माओसिस्ट आइडियोलॉजी है उसको इंडिया में, क्योंकि नक्सलवाड़ी एक जगह है वेस्ट बंगाल का, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई 1967 से, और इसी के कारण इसका नाम नक्सलवाद बन गया। बेसिकली ये जो माओसिस्ट आइडियोलॉजी है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए एक एक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। अमित शाह का हालिया बयान क्या है कि 2025 में सितंबर सीज़ फायर से इनकार कर दिया है। कहा है कि नक्सलियों के साथ युद्ध विराम नहीं होगा। मतलब हम युद्ध विराम की बात नहीं कर रहे हैं। आपको अगर आपकी भलाई चाहिए तो सरेंडर की अपील की है। जो हथियार छोड़ेंगे उन्हें रेड कारपेट यानी सम्मानजनक पुनर्वास मिलेगा। जो हथियार छोड़ देंगे उनको रेड कारपेट पे स्वागत करेंगे। आइए हम आपकी जो
विल पावर है उसको सैल्यूट करते हैं, पुनर्वास किया जाएगा, मतलब जो भी बेहतर उपाय हो सकते हैं वो आपके लिए करेंगे। और डेडलाइन दी गई है 31 मार्च 2026 तक। हिंसक नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। वैचारिक संघर्ष पर जोर केवल हथियारबंद लड़ाई से नहीं, बल्कि वामपंथी विचारधारा को चुनौती देना भी जरूरी है। अमित शाह का कहना है कि नक्सलवाद से जो लड़ाई चल रही है, ये सिर्फ हथियारबंद लोगों से लड़ाई नहीं है। जो वामपंथी वामपंथी एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, जो देश और व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं करती है, उनके लिए भी एक सख्त मैसेज है कि नक्सलवाद जो पिछले 5-6 दशकों से भारत को परेशान कर रहा है, अब इसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और देश की जो बाधा है, मतलब देश की जो विकास की बाधा है, उस बाधा को अब यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो कब तक की डेडलाइन दी गई है? ये बोल रहे हैं 31 मार्च 2026 को, ध्यान रखिएगा। नक्सलवाद क्या है? व्हाट इज नक्सलिज्म? भारत की एक आंतरिक सुरक्षा चुनौती है, मूल रूप से वामपंथी उग्रवाद है। जब भी आप लोग पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, यहाँ पे दो ही आइडियोलॉजी होती है। एक आपको लेफ्टिस्ट देखने को मिलेंगे, आपको राइटिस्ट देखने को मिलेंगे। इनकी शुरुआत बेसिकली लेफ्टिस्ट राइटिस्ट की शुरुआत एक चैम्बर में बैठे हुए दो लोग, दो तरफ के लोगों से होती है। एक लेफ्ट में जो लोग बैठे थे वो लेफ्टिस्ट हो गए फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और राइट में जो लोग बैठे थे वो राइटिस्ट हो गए। तो जो देश और सत्ता में विश्वास करते हैं वो राइटिस्ट, जो विश्वास नहीं करते हैं वो लेफ्टिस्ट। तो लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी है, इसको खत्म करने के लिए इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोला जाता है। मतलब ये रेडिकल लेफ्ट जिसको बोला जाता है, एक्चुअल में उससे प्रभावित है नक्सलवाद। इनका मुख्य उद्देश्य होता है हथियारबंद संघर्ष के जरिए जनयुद्ध करके मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिराना और माओवादी शासन की स्थापना करना। ये लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ हैं। इनको लगता है कि जो पावरफुल, मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ये सब जो व्यवस्थाएं ये सब खराब हैं। हथियार उठाइए, क्रांति लेकर आइए, बदलाव लाइए और एक नई व्यवस्था बनाइए। और उस नई व्यवस्था को बेहतर व्यवस्था बताने की बात करते हैं, जो कि रेडिकलिज्म पर पूरी पूरी तरीके से बेस्ड होती है। तो नक्सलवाद क्या है, आप समझ गए होंगे। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, माओसिस्ट आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड एक आइडियोलॉजी है, जो जनयुद्ध करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव लाने की बात करता है। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1967 में नक्सलवाड़ी आंदोलन, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव में किसान विद्रोह से इसकी शुरुआत हुई। नेतृत्व कर रहे थे चारू मजमूदार और कानू सन्याल। तो चारू मजमूदार और कानू सान्याल हैं, ये इसकी लीडरशिप में थे। कारण, भूमिहीन किसानों पर जमींदारों का शोषण। इसके बाद धीरे धीरे ये आंदोलन पूर्वी भारत से बढ़कर रेड कॉरिडोर तक फैल गया। हालांकि देखो 1967 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत के पीछे जो कारण था वो शोषण था। मैंने आपसे बोला कि जब भी कोई शुरुआत होती है, शुरुआत में उसके पीछे की वजह और उसके उद्देश्य कुछ और होते हैं। धीरे धीरे जब उनको सपोर्ट मिलना हो जाता है, इंटरनल सपोर्ट या एक्सटर्नल सपोर्ट जब मिलता है, तो उनके विचार और उनकी आइडियोलॉजी बदल जाती है। जो अपने हिक हक के लिए या अपने हित के लिए लड़ रहे होते हैं, अब उनके उद्देश्य सत्ता और सरकार के खिलाफ आवाज उठाना हो जाता है। इनको सपोर्ट कहीं से भी मिल सकता है, किसी भी तरीके से फंडिंग इनको हो सकती है। और दिक्कत क्या है कि ये सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड एरियाज में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वही लोग, मतलब जब व्यक्ति परेशान हो जाता है ना, तो परेशान होने के बाद फिर वो हथियार उठाकर सरकार के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देता है। बिल्कुल गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारें पूरी तरीके से सही हैं, गलती सरकारों की भी है। अगर आज हम पिछड़े हैं आर्थिक और सामाजिक तौर पर, तो इसकी रिस्पॉन्सिबल सरकार है। लेकिन देश और व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाना ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारा संविधान कभी हमको अलाउ नहीं करता है। तो 1967 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो वो शोषण किया जा रहा था जमींदारों के द्वारा, और उस समय के जमींदार बहुत परेशान करते थे। शुरुआत किसी दूसरी चीज के लिए हुई थी, इनका उद्देश्य और इनका मकसद बदल गया। पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर ये बन गया है, ध्यान रखना। वैचारिक आधार क्या है? माओ जे डोंग की विचारधारा है, पॉलिटिकल पावर ग्रुप्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल पर आधारित है। ग्रामीण इलाकों में जनयुद्ध छेड़कर धीरे धीरे शहरों तक पहुंचने की रणनीति होती है। इनका कहना है कि जो सत्ता है, आप इस सत्ता में बदलाव लेकर आइए। और ये बदलाव किसकी किसकी बुनियाद पर लेकर आएंगे? तो ये होते हैं हथियार। अब इन हथियारों की बुनियाद पे अगर मुझे बदलाव लेके आना है, तो उसका सबसे बड़ा आधार होता है ग्रामीण। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहीं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जेंडर वाइज बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं। क्योंकि गाँव तक अभी भी सरकार उतनी अच्छी तरीके से नहीं पहुंची है जैसे इनको पहुंचनी चाहिए।
तो सबसे पहले गाँव के जो क्षेत्र हैं उनको मैनिपुलेट करो, लोगों से बात करो, उनको डाइवर्ट करो अपनी तरफ और फिर शहरों की तरफ कूच करो। जब आपका एक बहुत बड़ा दल बन जाए तो फिर सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दो और सत्ता पर बैठे लोगों को हटा के एक अपनी नई सत्ता को बना दो। तो माओजी तुंग जो हैं उनकी विचारधारा पे या माओसिस्ट आइडियोलॉजी का पर्पस यही होता है कि आप सरकार को हटा के अपनी एक नई व्यवस्था को बना दीजिए। उस विचारधारा से प्रभावित होते हैं, ध्यान रखिएगा। भौगोलिक फैलाव की आपसे कोई बात करेगा, तथाकथित रेड कॉरिडोर एक शब्द चलता है, जैसे रेड कॉर्पोरेट सरकार यूज कर रही है, रेड कॉरिडोर है। 10 प्लस राज्य इसमें आते हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र सबसे संवेदनशील है। नक्सलिज्म एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, आप सबको पता होना चाहिए। 2004 2004 का जो नक्सल अटैक हुआ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ बना 2000 में, उसके बाद 2004 में जो नक्सल अटैक हुआ उसने इंडियन जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स के सोचने के तरीकों को बदल के रख दिया। पहले नक्सलवादी छोटी मोटी मांगे करते थे, फिर बड़ी मांगे करने लगे। पहले लोगों को परेशान करते थे, अब सरकार के खिलाफ विद्रोह और सरकार अटैक कर दिया। सरकार थी सत्ता में, उन पर अटैक कर दिया। सोचिए तो कितनी भीभत्स नज़ारा रहा होगा नक्सलिज्म का। ये कैसे एक प्रो टेररिज्म ग्रुप बन चुका है नक्सलिज्म, ये 2004 में हमको समझ में आया और उसके बाद सरकार ने फिर एक्सट्रीम स्टेप लेना शुरू किया नक्सलिज्म को लेकर। तो इसका जो विस्तार है, मतलब इसकी शुरुआत भले वहाँ से होती है वेस्ट बंगाल से, पर छत्तीसगढ़ में ज़्यादा इसने पैर पसारे। झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये पूरा का पूरा रेड कॉरिडोर है। 2010 में 90 प्लस जिले गंभीर रूप से प्रभावित थे। 2025 तक केवल 18 जिलों में गंभीर रूप से प्रभावित हैं। एक बात हमको मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्ष जो हैं, इन पिछले कुछ वर्षों में सरकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं, सरकार के जो कार्य हैं, इससे नक्सलिज्म में हमको काफ़ी सारा डिक्लाइन देखने को मिला है, काफ़ी सारी कमी देखने को मिली। लेकिन अगर एक जिले या एक गांव में भी नक्सलिज्म है तो भी हम सरकार को सफल नहीं कह सकते ना, तब भी आप फैली हैं, क्योंकि हमको तो पूरे तरीके से समस्या को खत्म करना है। एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ी परेशानी है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसके कारण डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डर है नक्सलिज्म का। मैं इंडस्ट्री लगाने गया, कल उन्होंने अटैक कर दिया तो मेरा तो पूरा पैसा चला जाएगा। तो इसके कारण देश में जो आर्थिक विकास है उसका बहुत बड़ा बैरियर है। अब जिन क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ रोजगार नहीं है, सामाजिक आर्थिक विकास नहीं है, लोग पिछड़े हैं और अभी भी गरीबी में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये नक्सलिज्म है, ध्यान रखिएगा। तो रेड कॉरिडोर की जब भी आपसे कोई बात करेगा, आप लोग बता देंगे कि ये सारे उसमें राज्य आते हैं, 10 प्लस राज्य आते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र सबसे संवेदनशील है और वहाँ से लेके आप लोग देखेंगे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक इसका विस्तार है। हालाँकि तमिलनाडु में हम लिट्टे की बात करते हैं, वो भी एक इसी तरीके का एक ग्रुप हमको देखने को मिलता था। वो भी एक एक्सट्रीम रेडिकलिज़्म हमको देखने को मिला। तो इसी को हम लोग रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। 2010 में 90 जिले प्रभावित थे, अब आपके पास 18 जिले प्रभावित बचे हैं, ध्यान रखना। ये है आपके पास रेड कॉरिडोर। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है वेस्ट बंगाल से और वेस्ट बंगाल से फैलते हुए यहाँ तक आपके पास आ गया, हर एक राज्य में फैला हुआ है। मतलब अगर आप लोग देखेंगे तो इन्होंने जो चूज़ किया है, मतलब नक्सलवादियों ने सर यही वाले हिस्से को क्यों चूज़ किया? क्योंकि देखो इनके लिए 2-3 चीज़ चाहिए। क्या? एक तो जो फ़ॉरेस्ट है वो इनका घर है, जंगल में रहते हैं और जंगल में रहते हैं तो जंगल में जाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इनके लिए सबसे आइडियल जो कंडीशन है, वो आइडियल कंडीशन यही है, यही। दूसरा, ये रिमोट एरिया में रहना पसंद करते हैं, रिमोट। जितने पिछड़े एरिया होंगे उन उतने पिछड़े एरिया में रहना पसंद करते हैं। और ये टोटली आपको अर्बन जो है, अर्बन एरिया से बहुत दूर रूरल एरियाज़ में आपको लोकेटेड देखने को मिलेंगे। ये जो बिल्कुल रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम या सीवरल अफेक्टेड एरिया है बाय द नक्सलिज्म। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि रेड कॉरिडोर क्या है, बताइए, इसकी विशेषताएं मत बताने लगना। रेड कॉरिडोर नक्सलिज्म से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है और ये उन राज्यों को शामिल करता है। ये सारे के सारे पूर्वी राज्य इसी के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना। सरकार बोल रही है आपने रेड कॉरिडोर बनाया है, आप गिव अप कर दीजिए, हम आपके लिए रेड कारपेट लेकर आएंगे। रेड कारपेट का मतलब क्या है? रेड कारपेट का मतलब ये है कि हम आपको सम्मानजनक पुनर्वास कराएंगे, हथियार छोड़ दीजिए और देश के विकास में मुख्य हिस्सेदार बनिए। जैसे चंबल में जो डाकू हुआ करते थे, उन्होंने क्या अपना
समर्पण किया और आज देखिए चंबल एक विकास की धारा वहाँ आपको देखने को मिल रही है, राइट? आगे बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा और समझते हैं। भौगोलिक फैलाव तथाकथित रेड कॉर्पोरेट, ये मैंने आपको बता दिया है कहाँ तक ये पहुँच गया था। नक्सलवाद पर सरकार की रणनीति क्या है? सुरक्षा आयाम ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑक्टोपस, डबल बुल, बड़े ऑपरेशन जिससे नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया। सरकार ने रिसेंटली रिसेंटली हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस प्लस आर्मी प्लस कम्युनिटी ग्रुप की सहायता से ये ढेर सारे ऑपरेशन चलाए हैं, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बहुत फेमस है, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ये सब किससे संबंधित हैं? नक्सलिज्म को समाप्त करने से संबंधित ऑपरेशंस हैं। कैंप पर सुरक्षा ढांचा, फोर्टिफाइज पुलिस कैंप, बेहतर इंटेलिजेंस, राज्य विभाग केंद्र की संयुक्त रणनीति पर इन्होंने काम किया है। हमने कैंप लगाए हैं और लोगों को उसमें डिप्लॉय किया है, लोकेशन को ट्रेस किया है, पूरी जानकारी इकट्ठी की है, सबूत इकट्ठे किए हैं, फिर उनको हमने रेडिकुलेट किया है वहां से, राइट? हथियार व सप्लाई पर रोक, 2019 से हथियार आपूर्ति में 90% की कमी आ गई है। एजेंसियों की भूमिका, एनआईए और ईडी द्वारा आर्थिक नेटवर्क को तोड़ना, जो आप लोग देखते हैं ना कि कहीं भी छापे पड़ जाते हैं, कहीं भी कुछ हो जाता है, उसके पीछे एक कारण ये नक्सलिज्म भी होता है। क्योंकि भारत में राजनीति किस तरफ बैठेगी किसी को नहीं पता, क्या होगा कोई नहीं जानता है, और उसके हम सब जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है भारत में। तो इसके कारण हमने आर्थिक जो नेटवर्क है इसको पूरे तरीके से तोड़ दिया है, और इसका फायदा हमको देखने को मिल रहा है कि नक्सलिज्म काफी कम हुआ है। विकास और आयाम, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली जैसी योजनाओं को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाना। देखिए, विकास या डेवलपमेंट एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे कश्मीर में पत्थरबाज आपने सुना होगा, डेवलपमेंट पहुंचा, टूरिज्म पहुंचा, पत्थरबाज आना बंद हो गए, सरकार थोड़ी सख्त हुई, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलने लगा है, पैसा मिलने लगा है। वही लोग जो बाहर से पैसा लेके पत्थर फेंकते थे, अब उनको अपने घर में ही पैसा मिल रहा है। ना पुलिस से डरने का जरूरत, नहीं आर्मी से डरने की जरूरत। तो नक्सलिज्म की कहानी भी यही है कि अगर आप वहाँ पे डेवलपमेंट पहुंचा दो उन एरियाज में, तो जंगल में आपने लाइट पहुंचा दी, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी, सड़क पहुंचा दी, बिजली पानी सब कुछ पहुंचा दिया, अब विकास की धारा पहुंच रही है, तो फिर क्यों कोई विद्रोह करेगा? तो विकास इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सुरक्षा के साथ विकास, सुरक्षा बलों की मौजूदगी के साथ साथ सामाजिक आर्थिक अवसर भी हमने यहाँ पर दिए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 90 से 18 हो गई है। पुनर्वास आयाम, जो नक्सली सरेंडर करेंगे उनको रोजगार, शिक्षा और पुनर्वास पैकेज दिया जाएगा। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, मुख्य धारा में वापसी, जो लोग भी समर्पण करेंगे उनको रोजगार मिलेगा, उनको शिक्षा मिलेगा, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार प्रोवाइड कराएगी, और रिहेबिलिटेट उनको किया जाएगा। मतलब अगर आपके पास कोई साइकोलॉजिकल, फिजिकल या कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन हमको नक्सलिज्म को पूरी तरीके से खत्म करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आंकड़े क्या कहते हैं? 2021 और 24, 2004 से 14 की तुलना में सुरक्षा बलों की जो मौतें हैं इनमें 73% की कमी आई है। आप सोचिए कि ये नक्सलिज्म कितना खतरनाक है। वो सैनिक जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, जंगल में कूच कर रहे हैं, ये वहाँ पे लैंड माइन्स लगा देते हैं, कुछ भी ऐसे हथियार लगा देते हैं जिनसे इनकी डेथ हो जाती है। हमारी सुरक्षा कर्मियों का कैंप लगा हुआ है, इन्होंने अटैक कर दिया। वो सुरक्षा कर्मी देश की सुरक्षा के लिए हैं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, लेकिन उनकी डेथ होती थी। आतंकवादियों से ज़्यादा नुकसान हमको नक्सलिज्म पहुँचा रहा है, और अब इसको पूरे तरीके से हमको खत्म करना है, राइट? नागरिक मौतों में 74% की कमी हमको देखने को मिली है। 2024 में छत्तीसगढ़ में 290 नक्सली मारे गए हैं, 1090 गिरफ्तार, 881 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ की कहानी ये है। 2025 से अब तक 270 नक्सली मारे गए हैं और 680 गिरफ्तार, और 1225 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए सरकार यहाँ पर थोड़ी-सी हार्श हो सकती है, हमको मानवाधिकार और ढेर सारी चीज़ें लग सकती हैं। लेकिन आप समझिए कि इसके कारण ढेर सारा नुकसान, देश की अर्थव्यवस्था, देश के विकास और जनजीवन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी को भी किडनैप कर लेते हैं, किसी के यहाँ पर भी डाक चोरी कर लेते हैं, किसी को भी मार देते हैं, खाने नहीं मिलता है तो घरों से सामान लूट के लेके चले जाते हैं। एक पूरी इंसर्जेंसी इनके द्वारा फैला दी जाती है। तो नक्सलिज्म प्रो टेररिज्म का आप एक उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं कि यही हमको देखने को मिल रहा है, राइट? नक्सलवाद का वैचारिक पक्ष क्या है? सरकार का तर्क है कि विकास की कमी सिर्फ एक बहाना है। कई पिछड़े जिले 56 हैं जहाँ नक्सलवाद नहीं फैला है। मतलब नक्सलवाद कहता है कि भाई हम अविकसित हैं, या नक्सलवाद के पीछे एक तर्क दिया जाता है कि सरकार का फेल्योर है, वहाँ पर सामाजिक आर्थिक विकास नहीं पहुँचा पाई है, इसीलिए लोगों ने हथियार उठा लिए। पर अब मुद्दा बदल चुका है। अब नक्सलिज्म का जो आधार है वो विकास नहीं है, वो फंडिंग है, वो सपोर्ट है, देश के खिलाफ जो गतिविधि करने में वो सपोर्ट मिलता है, और इसीलिए ये इतने रेडिकल या इतने एक्सट्रीमिस्ट हमको देखने को मिलते हैं।
असली कारण है विचारधारा प्लस राज विरोधी आंदोलन। नक्सली राज्य संविधान और शासन को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। तुलना कोलंबिया, पेरू, कंबोडिया में वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हिंसक आंदोलन। जिस तरीके से अफ्रीका और वेनेजुएला या कोलंबिया में इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, वैसा ही कुछ नक्सलवाद भारत में करना चाहता है। ये सरकार का तर्क हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई नक्सलवाद के कारण क्या हैं? सामाजिक आर्थिक कारण बहुत बड़े हैं कि भूमि सुधारों का अभाव रहा, कुछ लोगों के पास ढेर सारी ज़मीन रही, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं रही। जमींदार और जो शोषण उस समय हुआ, वो शोषण तो कारण बन सकता है क्योंकि पहले बहुत एक्सट्रीम शोषण किया जाता था। आज भी कुछ जमींदार लोग कम नहीं हैं, आज भी बहुत शोषण करते हैं। पर नक्सलवादी हमको नहीं बनना चाहिए, कंप्लेंट करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, पर हथियार कभी भी नहीं उठाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सामाजिक आर्थिक कारण भूमि सुधारों का अभाव है, आदिवासियों की जमीन का शोषण और विस्थापन। एक बहुत बड़ा कारण ये हमको दिखाई देता है कि आदिवासियों की जमीन पे कब्जा कर लेना, छीन लेना, उनका विस्थापन कर देना, फिर वो नहीं समझ पाते। मतलब आदिवासियों के लिए ज़मीन उनका सबसे बड़ा पहलू होता है। तो एक कारण ये हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। गरीबी, बेरोज़गारी, शिक्षा व स्वास्थ्य की कमी। राजनीतिक कारण आदिवासियों और हँसिए पर खड़े समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है तो अवेयरनेस कम है और उनको अलगाववाद की फीलिंग आती है कि हम तो अलग हैं, हमारा कोई मतलब भागीदारी नहीं है हमारे लोग। बट सोचिए कि भारत के राष्ट्रपति भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, तो अब तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या पॉलिटिकल रिकॉग्निशन काफ़ी बेहतर तरीके से मिल रहा है, राइट? फिर हम लोग कहते हैं कि शासन में अविश्वास विचारधारात्मक कारण है। माओवादी सिद्धांत, माओ जेडोंग की पीपल्स वॉर अवधारणा, वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति का समर्थन। मतलब जब हम कुछ नहीं करते, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो हम दूसरों से इन्फ्लुएंस बहुत बड़े जल्दी हो जाते हैं और वही यहाँ हमको इनके पीछे कारण देखने को मिलता है, राइट? इसके प्रभाव क्या होते हैं? आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, सुरक्षा बलों पर हमले हो जाते हैं, आम नागरिकों की हत्याएं हो जाती हैं। ये बहुत बहुत ही गलत बात है। जो सैनिक देश की रक्षा के लिए आप उन पर अटैक करके उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। विकास पर असर पड़ता है, प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, उद्योग और शिक्षा का अभाव हो जाता है। इसी के साथ में राज्य की विश्वसनीयता कम होना, शासन विहीन क्षेत्र, अनगवर्नड स्पेस का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है नक्सलवाद। हम किसी भी कोई भी ऐसी विचारधारा, कुछ भी कोई भी ऐसे तत्व जो देश के खिलाफ हो, हम उनको कभी भी हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। चाहे वो नक्सलिज्म हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये टेरर है, हम इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए और सरकार को एज मच एज पॉसिबल स्टेप इसके लिए लेना चाहिए। कुछ ऑपरेशन चले हैं, जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट चला है 2009 में। जब 2004 का अटैक हुआ, हमने आपको बताया, उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर पे, उसके बाद फिर ग्रीन हंट चलाया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस, डबल बुल, ब्लैक फॉरेस्ट, ये 2023 से लेकर 25 के बीच में चले हैं। सशस्त्र बलों की तैनाती कर दी है, फोर्टिफाइड कैंप लगा दिए हैं, आधुनिक हथियार, ड्रोन, इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये सब कुछ हमने फैला दिया है। कैसे भी करके हमको हमको खत्म करना है जो आतंकवाद, जो नक्सलवाद है इसको। तो नक्सलवाद को लेकर ये एक पूरा कवरेज था, राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके सामने नक्सलवाद कैसे खतरा बनता जा रहा है, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसका समाधान क्या है, सब कुछ आपके सामने हमने आपको बता दिया है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है? अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें और यहाँ आपको पीडीएफ, इंपॉर्टेंट अपडेट एंड ऑल सब कुछ मिल जाता है। देखिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी में हर एक पहलू को हमको समझना पड़ेगा। आजकल जो डीप टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उस पे उतना एंगेजमेंट नहीं आ पाता है। पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद इस पर वो एंगेजमेंट हमको मिलेगा और आप इसको शेयर करेंगे, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको ज़रूर देंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे दूसरे किसी टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से खुश रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।